Welcome to online classes of Shivaji Group of Institute. Myself आरपी वर्मा. आज हम आपको आवर्त सारणी के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे. सर्वप्रथम नंबर 1 प्रारूपी तत्व किसे कहते हैं. इंग्लिश में टिपिकल एलिमेंट्स. आइए सबसे पहले हम प्रारूपी तत्व के बारे में जानें. आवर्त सारणी में द्वितीय व तृतीय आवर्त के तत्व प्रारूपी तत्व कहलाते हैं. इसके नीचे आपको ये पीरियड वाइज एलिमेंट शो करेंगे. ये सेकंड पीरियड और नीचे थर्ड पीरियड. सेकंड पीरियड में लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन. इस तरह से सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स एराउंड पीरियड द्वितीय आवर्त के अंतर्गत होते हैं. इसी क्रम में थर्ड पीरियड में सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन. तीसरे द्वितीय और तृतीय आवर्त के तत्व प्रारूपी तत्व के अंतर्गत आते हैं. इसी क्रम में अगला बिंदु है विकर्ण संबंध. विकर्ण संबंध डायगोनल रिलेशनशिप. तो आइए इसके बारे में आप समझें. सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स और थर्ड पीरियड एलिमेंट्स और इस तरह से बना लेंगे. सबसे पहले
द्रुति और तृतीय आवर्त की हल्के नाभिक वाले तत्व जो एक दूसरे के विकर अभिमुख होते हैं, गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। तत्वों की इस संबंध को विकर्ण संबंध कहते हैं। लिखने के पश्चात आप लोग नीचे पीरियड एलिमेंट शो करेंगे हम। सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड बोरीन। इसमें आप लोग ध्यान देंगे ये लिथियम और मैग्नीशियम, लिथियम थर्ड पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, जबकि मैग्नीशियम थर्ड पीरियड में है और ये एक दूसरे के डायगोनल यानी विकर्ण पोजीशन में है। और एक चीज और लिखा है, हल्के नाभिक का मतलब है जो हल्का नाभिक हो, कम वेट वाले, कम भार वाले। ये रिलेशन तीन एलिमेंट्स तक चलता है और ये अपवाद भी है क्योंकि जो गुणों में समानता होती है वो समान वर्ग के तत्वों में, जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा है कि ग्रुप का अर्थ होता है तत्वों का वो परिवार जिनके गुण आपस में समान हो। लेकिन यहाँ पर विकर्ण संबंध के द्वारा भिन्न ग्रुप के तत्वों में समानता प्रदर्शित की गई है। तो ये एक तरह से ये अपवाद भी है और ये रिलेशन केवल तीसरे एलिमेंट्स तक जाता है, शेष आगे ये संबंध नहीं है। तो इस तरह से ये आपका दूसरा बिंदु हुआ। इसी क्रम में आवर्त सारणी के अंतर्गत तीसरा बिंदु आप पढ़ेंगे
ट्रांजिशनल एलिमेंट्स आज के इस टॉपिक के अंतर्गत आपने जो दो बिंदु पढ़े उसके अंतर्गत काकोटी तत्व और विकर्ण संबंध, इसको आप लोग नोट करेंगे और इसे लग्न भी करेंगे। और ये संक्रमण तत्व के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन फिजिक्स क्लास। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 10 की बेटा जो क्लास है इसमें हमने आपको पहले बता दिया था कि अब आपको जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा के जो स्रोत हैं, वो चैप्टर नहीं पढ़ना है। आपका रिवीजन स्टार्ट हुआ था लाइट का यानी प्रकाश का। ठीक है, प्रकाश में हमने बात की थी केवल लास्ट डे प्रकाश की और प्रकाश से संबंधित एक नियम की जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, है ना। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, तब प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, साथ में इसके कुछ नियम भी थे। नियम क्या थे? नियम तो ये थे कि पहला जो नियम था वो आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अविलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। सिंपल सा लॉ था। लेकिन दूसरा जो था वो इम्पॉर्टेंट है, जो हमें आगे तक पढ़ के चलना है। जैसे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है भाई? आपतन कोण होता है आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण। परावर्तन कोण क्या होता है? परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना। ठीक है, ये बात थी। लेकिन आज थोड़ी सी बात और आगे की जाएगी। आगे की क्या की जाएगी? परावर्तन तो हमने पढ़ लिया। पहले तो बात ये करते हैं कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। तो परावर्तन मोस्टली हमारे पास जो है वो साधारण दो प्रकार से होता है। ठीक है, यानी प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने होते हैं? दो। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के प्रकार कितने हैं? दो। पहला जो है वो रेगुलर। रेगुलर मतलब नियमित। और दूसरा जो है वो है इरेगुलर, मतलब अनियमित। अब देखो, रेगुलर जैसा नाम से पता चलता है कि रेगुलर क्या होना चाहिए। रेगुलर मतलब लगातार, नियमित रूप से। तो नियमित परावर्तन जब होगा तो कैसे होगा, कहाँ पर होगा? तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल, एक छोटी सी बात को आपको समझाते हैं। बहुत ध्यान से आपको देखना है। क्या होता है कि हमारे पास जो दर्पण है, जो मिरर है, वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, ये। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पर एक कैंडल जल रही है, एक लैंप जल रहा है, और आप यहाँ पर खड़े हैं, फेस आपका मिरर। ठीक, ये कैंडल आपको कब दिखाई देगी? ये कैंडल सपोज करो सीधे से कोई लाइट नहीं आ रही है, इस तरह से बंद है, तो क्या है, इस कैंडल से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो इससे चलेंगी, इस दर्पण पे टकराएंगी, और दर्पण पे टकराकर परावर्तित होकर आकर इससे मिलेंगे। ठीक है, मिनिमम कम से कम एक इमेज, एक प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें दो किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ से कुछ किरणें निकल रही हैं, जा रही हैं, कुछ किरणें निकल रही हैं, जा रही हैं, किरणें निकल रही हैं और जा रही हैं। ठीक है, तो ये तो सीधे से निकल के जा रही हैं। अब जा रही हैं तो ये जो व्यक्ति होगा वो जब मिरर को देख रहा होगा तो आपको ये मोमबत्ती उसे दिखाई दे रही है, ये लैंप उसे दिखाई दे रहा है।
ठीक, मतलब क्या हुआ कि ये रेज उसको सीधे परावर्तित होकर मिल रही है, नियमित रूप से मिलती जा रही हैं, तो मतलब एक इमेज फॉर्म हो रही है, ठीक है, यानी एक प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये जो प्रकार हुआ वो आपका आ गया नियमित में। किसमें आ गया? नियमित में। नियमित परावर्तन होता किस किस में है? सिंपल सी बात है, दर्पण में होता है, मिरर पे होता है, हम डेली देखते हैं, है ना। नए बर्तन हम लोग लेकर आते हैं जब घर पे, स्टील वगैरह के, एल्युमिनियम वगैरह के, तो उस पर भी जब हम देखते हैं तो हमको हमारा फेस दिखाई देता है। ब्राइटनेस उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारा फेस उस पर दिखाई देता है, मतलब रिफ्लेक्शन हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। प्लास्टिक की चीज़ों में, गाड़ियाँ जो नई आती हैं उनके में भी मडगार्ड वगैरह जो लगे होते हैं, इन सब में हम देखते हैं तो हमारी इमेज हमको दिखाई दे जाती है। इसका मतलब ये है कि परावर्तन हुआ, चीज़ें हमको नज़र आ गई। अगली बात यह है कि फिर इरेगुलर क्या है, अनियमित क्या है। तो देखो ये बोर्ड आपके सामने दिख रहा है, ये बोर्ड भी चिकना है, इस पर भी ऊपर पॉलिश की हुई है, लेकिन जब हम इस पर देख रहे हैं तो क्या हमारी इमेज इस पर नज़र आ रही है? नहीं आ रही है। क्यों नहीं नज़र आ रही है? ये चिकना ज़रूर है, लेकिन उतना चिकना नहीं है, उतना पॉलिशदार नहीं है कि हमारी इमेज, हमारा प्रतिबिंब इस पर नज़र आए। ठीक है, बात समझना। तो अब ये सरफेस कैसा है? तो वैसे तो हम बता सकते हैं, प्रैक्टिकली आप इसे अगर माइक्रोस्कोप से देखोगे, सूक्ष्मदर्शी से देखोगे, तो आप देखोगे कि इसकी सरफेस हमें चिकनी लग रही है, लेकिन एक्चुअल में ये चिकनी नहीं है। अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जब हम इसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ये सरफेस हमको कुछ ऐसी नजर आएगी, जिगजैग। बात समझ में आ गई? अब देखो क्या है, अब फिर से कैंडल वही रखी है जो पहले रखी थी, लैम्प वही है, हम भी वही हैं जहाँ पर पहले थे। अब क्या होगा? अब भी हम देख रहे हैं कि यहाँ सामने से कोई लाइट नहीं आ रही। अब यहाँ से एक रे आई, इस पर पड़ी, पड़ने के बाद यहाँ से चलेगी अकॉर्डिंग टू लॉ, भाई जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। दूसरी रे आई, यहाँ पड़ी और ये रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ चली गई। तीसरी रे आई, वो यहाँ पड़ती है और यहाँ चली जाती है। चौथी रे आई, यहाँ पड़ी और यहाँ आ गई। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या देखा कि इससे आने वाली किरणें तो समान हैं, लेकिन इस व्यक्ति तक पहुंचने वाली किरणें समान नहीं है, बिखर रही हैं। बिखर रही है मतलब क्या हुआ कि ये जो परावर्तन हो रहा है वो नियमित रूप से नहीं हो रहा है, अनियमित रूप से हो रहा है। कैसा हो रहा है? अनियमित रूप से हो रहा है। अगर ये अनियमित रूप से परावर्तन हो रहा है तो इसमें इमेज फॉर्म नहीं होगी, या कभी कभी इमेज बनेगी लेकिन वो हमको सही से दिखाई नहीं देगी। साधारण एग्जाम्पल क्या है? तो देखिए, जो बर्तन आपके घर में पहले आए होंगे वो तो नए थे, थोड़े दिन आपने उन्हें यूज किया, उनको साफ़ किया, वॉश करते समय हम क्या करते हैं? उन्हें रगड़ते हैं। अब मान लीजिए 2 साल 3 साल 4 साल के बाद जो बर्तन पहले लाए थे उस पर हमने देखा था तो हमारी मिरर, हमारी इमेज बन रही थी। आज हम देख रहे हैं तो हमारी इमेज नहीं बन रही है। क्यों नहीं बन रही? क्योंकि उसके भी सरफेस पर इसी तरह से जिगजैग क्या हो गया, अलग अलग पार्ट बन गए, अलग अलग आकृतियाँ बन गई। तो अब ये जो अलग अलग आकृतियाँ बन रही हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी, अब वो बर्तन भी बिल्कुल इसी तरह से गुण रखने लगा, इसी तरह से काम करने के लिए वो बन गया कि उसमें भी इस तरह से अलग अलग रेखाएं परावर्तित होने लगी, जिससे आपको आपकी इमेज प्राप्त नहीं हुई। बात समझ में आ गई? तो ये परावर्तन के लिए 2 महत्वपूर्ण बातें थीं। परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं, नियमित और अनियमित। अनियमित परावर्तन में कोई इमेज फॉर्म नहीं होती है, जबकि नियमित परावर्तन में इमेज फॉर्म होती है। नियमित परावर्तन किस में होते हैं? दर्पण में होते हैं, नए बर्तन में होते हैं, चिकनी चीज़ों में हो सकते हैं, चिकनी चीज़ों से परावर्तन हो सकता है। जबकि अनियमित परावर्तन पुराने बर्तनों में होते हैं, खुरदुरे तल पर होता है, बोर्ड पर हो गया, ये सब हमें दिख रहा है। ठीक है, तो ये 2 बातें आपकी क्लियर हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आज आपको बताने जा रहे हैं, इमेज यानी प्रतिबिंब क्या होता है। देखो, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, इमेज क्या होती है? ये हमने बताया ना कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जब 2 प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं, या हम कह सकते हैं मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है जिससे ये प्रकाश किरणें चल रही हैं। ठीक है,
बात समझ में आ गई। तो अगर आपसे कभी इमेज यानी प्रतिबिंब की परिभाषा पूछी जाएगी तो आप क्या लिखोगे? प्रतिबिंब इमेज, इमेज के लिए आप क्या लिखोगे? दर्पण से परावर्तन के पश्चात दो प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, जिससे ये किरणें डाली गई। समझ में आया? दो बातें बताई हैं, या तो हमने बताया है मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। ध्यान समझना, अगर मिलती हैं तो प्रतिबिंब वास्तविक और मिलती हुई प्रतीत होती है तो प्रतिबिंब आभासी। इस प्रकार से अगर बात करें तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का हो गया? दो प्रकार का। पहला हो गया वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो गया आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब प्रकाश किरणें वास्तव में मिलती है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? वास्तविक। आभासी प्रतिबिंब क्या होगा? जब प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती है। तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? आभासी। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये आपके पास नोट होगा। मैंने आपको केवल इन्हें ओरली बताया है, समझाया है। बहुत अच्छे से इसे आपको कंप्लीट करना है। अगली क्लास में आपको कुछ आगे पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। Hello students, welcome to the online classes of शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक मैंने आपको बताया था कि पौधे में जो फ्लावर होता है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो उसके पार्ट्स होते हैं 4, जिसमें से 2 एसेंशियल होते हैं, 2 नॉन एसेंशियल होते हैं। यानी हम लोगों ने पढ़े थे 4 पार्ट किसके? एक फ्लावर के, जिसमें से पहला था बाह्यदल पुंज, दूसरा दल पुंज, तीसरा स्त्री केसर, चौथा पुंकेसर। या फिर बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। इनमें से 4 पार्ट में 2 पार्ट यानी बाह्यदल और दल पुंज जो होते हैं नॉन एसेंशियल होते हैं, यानी इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। और 2 यानी पुंकेसर और स्त्री केसर जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट धर्ल या फिर चक्र होते हैं। क्योंकि जो स्टार्टिंग के 2 पार्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? केवल अट्रैक्टिव होते हैं। और जो लास्ट के 2 पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिप्रोडक्टिव होते हैं, यानी सेक्स ऑर्गन होते हैं किसी भी प्लांट के। तो जो पहले 2 पार्ट यानी बाह्यदल पुंज की बात करें तो बाह्यदल पुंज आप लोगों ने देखा होगा, जब कोई फ्लावर बड की फॉर्म में होता है तो बाहर से ग्रीन कलर की कुछ कवर ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है जो कली को
बांधे हुए रखती है, वो क्या होता है बादल पुंज। और पुष्प के खिल जाने पर भी वो लास्ट में पता चलता है हम लोग की वो पार्ट जो होते हैं वो ग्रीन कलर के अलग नहीं होते हैं, वो उसी में लगे रहते हैं। उनका काम क्या होता है फ्लावर को प्रोटेक्ट करना, दूसरी चीज फोटोसिंथेसिस करना या फिर ऊर्जा प्रदान करना पौधे को या फिर भोजन प्रदान करना, दोनों चीजों को करता है। यानी फ्लावर को कैसा करता है सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है और मोस्टली कैसा होता है ग्रीन कलर का होता है। सेकेंड पार्ट था दलपुंज। दलपुंज कैसे होते हैं, दलपुंज बहुत कलरफुल होते हैं और वो क्या उनको पंखुड़ियां भी कहा जाता है क्योंकि वो फ्लावर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट होता है। अट्रैक्टिव इसलिए होता है क्योंकि उससे क्या होता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं, कीट पतंगे जो होते हैं वो क्या करते हैं आकर्षित होते हैं। आकर्षित होने के कारण वो क्या करते हैं उसमें बैठ जाते हैं और उसके जो नेक्टर होता है पुष्प रस होता है उसको शक करते हैं और दूसरे प्लांट पर चले जाते हैं। जैसे कुछ हनी बीज होती है, मधुमक्खी की बात करें तो मधुमक्खी क्या करती है जो अच्छे से कलरफुल फ्लावर्स होते हैं उनमें सबसे पहले जाती है, वहां जाकर उन फूलों का रस चूसती है और शहद को बनाने में और वैक्स का फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है ये नेक्टर उनका। नेक्स्ट पार्ट था पुमंग या फिर एंड्रोशियम। ये क्या होता है मेल सेक्स ऑर्गन होता है किसका फ्लावर का। तो उसमें क्या होता है खूब सारे एंथर, स्टेमेन और पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। पॉलन ग्रेन्स का मतलब होता है परागकण। परागकण जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन में किसी भी फ्लावर के, क्योंकि परागकण के ट्रांसफर से क्या होता है नए प्लांट का फॉर्मेशन होता है, नए फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। किससे होता है परागकण। तो परागकण क्या हो गया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया यानी मेल सेक्स ऑर्गन। एंड्रोशियम की बात करें तो उसमें क्या पाया जाता है पॉलन ग्रेन्स परागकण। लास्ट था हम लोगों का गायनोशियम या फिर स्त्री केसर। स्त्री केसर में क्या पाया गया था अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र, जिसमें से जो सबसे ऊपरी भाग होता है स्त्री केसर का वहां पर क्या करते हैं पॉलन ग्रेन्स वो जाकर उस पर बैठ जाते हैं कि वो कैसा होता है बहुत ही चिपचिपा भाग होता है और वो चिपचिपा भी इसीलिए होता है ताकि परागकण जो होते हैं वो उस पर चिपक जाए। अगर चिपचिपा नहीं होगा तो वो परागकण बैठेंगे और जैसे हवा या कुछ और गतिविधि होगी तो वो वापस से गिर जाएंगे, इसलिए वो कैसा होगा चिपचिपा। यानी परागकण जैसे ही कोई कीट उसमें बैठे तुरंत परागकण उस पर चिपक जाए और क्या हो परागण हो जाए। आज बात करेंगे कि जनन की प्रक्रिया क्या हो सकती है। तो जनन की प्रक्रिया क्या होगी परागण। परागण क्या होता है पॉलिनेशन जिसे बोलते हैं। पुष्प के परागकोश, परागकोश मैंने आपको बताया कि स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे करके उसमें जब मैं आपको बता रही थी तो ये क्या था परागकोश जहां पर खूब सारे सीड्स क्या थे इकट्ठे थे। कोश का मतलब होता है जगह, सैक लाइक स्ट्रक्चर जो क्या करता है किसी चीज को उसमें भर सकते हो या फिर कोई चीज उसमें भरी हुई होती है। तो पुष्प के परागकोश, पुष्प के परागकोश जहां पर क्या पाए जाते हैं परागकण भरे होते हैं, उसी पुष्प या फिर दूसरे पौधे की किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है परागण। क्या बोल रहा है फिर से एक बार ध्यान दीजिएगा, पुष्प के परागकोश से, पुष्प के परागकोश से जहां पर क्या पाया जाए बहुत सारे परागकण जो है वो खूब सारे भरे हुए हैं, परागकण के उसी पुष्प या फिर दूसरे पौधे के किसी पुष्प पर जाने की परागण करने की क्रिया को परागण कहते हैं। सिंपल सी भाषा में आप समझ सकते हो कि कोई एक प्लांट है उस पे एक फ्लावर है, उसके परागकण जो है यानी उस फ्लावर के परागकण जो है या तो उसी प्लांट के फ्लावर पर गिरे या फिर किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर पर जाएं, लेकिन इन दोनों घटना को क्या बोलेंगे परागण बोलेंगे। तो परागकण होता है टू टाइप्स का। पहला क्या है स्वपरागण। स्व का मतलब होता है खुद से यानी सेल्फ पॉलिनेशन, एक ही पुष्प के परागकणों के उसी पुष्प पर। बात समझिएगा स्वपरागण और परपरागण दो टाइप होते हैं, दोनों बहुत कंफ्यूज करते हैं अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे। स्वपरागण स्व का मतलब खुद से यानी उसी पौधे का फूल जो है उसी पौधे के फूल को परागण जो है वो परागकण उस पर गिर जाए आकर। क्या कह रहा है एक ही पुष्प के परागकणों के उसी पुष्प के या फिर उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया स्वपरागण कहलाती है। क्या कहा मैंने कि एक ही पुष्प यानी किसी प्लांट की बात करें वहां पर एक फ्लावर लगा है, उस फ्लावर के जो परागकण है वो उसी फ्लावर के किसी अन्य पार्ट पर गिर जाए। यानी एक प्लांट है, जैसे ये प्लांट है इस पे फ्लावर लगा है,
इस प्लांट के फ्लावर के परागकण इस प्लांट के फ्लावर पर ही गिर जाएं तो उसको क्या बोलेंगे? स्वपरागण, यानी खुद से हो जाना परागण जो है, जैसे सदाबहार, गुल, मेहंदी और मूंगफली। इन प्लांट्स में क्या कहा जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन की बात करें तो एक ही पुष्प के, क्रॉस का मतलब होता है पर परागण, पर परागण मतलब दूसरे की बात की जा रही है, तो यहाँ पर एक ही पुष्प के परागकणों का उसी जाति के किसी दूसरे पुष्प पर लगे वर्तिकाग्र पर पहुंचने क्रिया परागण, पर परागण कहलाती है। मतलब ये बोल रहा है कि एक ही प्लांट है लेकिन क्या हो, सेम जगह पे सेम प्लांट की बात नहीं की जा रही, सेम एक प्लांट है, उसके परागकण किसी दूसरे यानी उसी जाति के दूसरे पुष्प पर जाकर गिरे। क्या कह रहा है? एक प्लांट है, उसके परागकण उसी जाति के सेम प्लांट पर जाकर गिरे तो उसको क्या बोलते हैं? पर परागण बोलते हैं। ये किसी प्रकार से हो सकता है। इसके लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम क्या होंगे? कीट, पशु, जल, पक्षी, जंतु। ये क्या है? माध्यम का वर्ग। जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी फ्लावर को छूते हैं, टच करते हैं, तो उसके बाद दूसरे फ्लावर को टच कर लिया, तो हो सकता है हमारे यहाँ कुछ परागण लग गए हो, तो वो परागकण जाकर दूसरे फ्लावर को छू लिया, हम लोग उनके अच्छे लगते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, तो वो क्या करेगा? ट्रांसफर हो जाएगा। पक्षी होते हैं, पक्षी किसी फूल पर बैठे, उनके पैरों में चिपक जाएंगे वो, और उसके बाद किसी और फूल पर बैठ कर जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? पर परागण। जल की बात करें तो जल क्या है? बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जलीय पौधे, वहां पर जल जो है पर परागण का माध्यम बनता है। पशु, हाथी वगैरह जो होते हैं, परागण जो होता है उनसे होता है। सबसे बड़े प्लांट में होता है। कीट तो बहुत सारे, जैसे मधुमक्खी की मैंने बात की थी आपसे कि मधुमक्खी जो है वो परागण में बहुत हेल्पफुल होती है। सूरजमुखी, गेंदा, सालविया, इन प्लांट्स में कैसा होता है? कीट परागण, यानी कीटों के द्वारा परागण पाया जाता है। मक्का, गेहूं, धान, इनमें क्या होता है? वायु परागण, यानी जो सीड्स होते हैं, परागकण होते हैं, वो उड़ जाते हैं और उन प्लांट्स में पहुंच जाते हैं। आम, बबूल, सेमल में क्या होता है? गिलहरी या फिर चिड़िया के द्वारा परागण। कदम, कचनार में चमगादड़ के द्वारा, ऑर्किड में घोंघा के द्वारा। तो क्या मैंने पढ़ाया आपको? जनन की प्रक्रिया, जिसमें पढ़ाया मैंने पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब पुष्प के परागकोश के परागकणों का, पुष्प के परागकोश के परागकणों का उसी पुष्प या फिर अन्य पुष्प की वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना। वर्तिकाग्र मैंने आपको बताया था, तो प्लांट का सबसे ऊपरी भाग होता है स्त्री केसर का, जो चिपचिपा होता है, वहां तक पहुंच जाना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण यानी एक ही पुष्प के परागकण का सेम उसी प्लांट पर गिरना क्या कहलाता है? स्वपरागण। सदाबहार, गुल, मेहंदी, मूंगफली। परपरागण क्या है? कि उसी प्लांट के जो एक ही प्लांट है उसके फ्लावर जो परागकण है वो उसी जाति के अन्य पौधे पर जाकर वर्तिकाग्र पर चिपक जाए, उसको क्या बोलते हैं? परपरागण, जो बहुत सारे माध्यमों के द्वारा होता है, जैसे कीट, पशु, जल, पक्षी, जंतु। तो ये आपको याद रखना है क्या, कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि कीट परागण किसमें होता है, तो याद रखना है कि सूरजमुखी, गेंदा और सालविया में, या फिर सालविया में किस प्रकार का परागण होता है? तो कीट परागण। या फिर ऑर्किड में कौन परागण करता है? घोंघा, या फिर घोंघा क्या करता है? ऑर्किड में परागण करता है। कदम, कचनार में कौन परागण करता है या हेल्पफुल होता है? चमगादड़। या फिर चमगादड़ किस प्रकार का परागण करता है? पर परागण। और किसमें करता है? कदम, कचनार। जैसे मैंने आपको प्लांट बनाकर दिखाया कि ये देखो, एक प्लांट है, उसमें फ्लावर्स लगे हैं। आप इस एरो को जाते हुए देख रहे हो कि यही फ्लावर इस प्लांट का है, और इसके परागकण कहाँ गिरेंगे? इसी प्लांट के सेम प्लांट के फ्लावर पे गिरेंगे, तो क्या कहलाया? स्वपरागण। अब दूसरा प्लांट है, दूसरे प्लांट के तो यहाँ पर परागण होंगे, परागण उसके फ्लावर में, वो उसी तरह के जो प्लांट है, सेम जाति की बात कर रहे हैं, उस पे गिरे जाके तो क्या कहलाता है? परपरागण। तो ये था आज का टॉपिक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। Good morning, students. Today in this video lecture, first of all, I am going to give a very important information related to your syllabus. Student, as you know, because of COVID-19, our government has decided to reduce 33% of our syllabus. So, as far as English is concerned, I am going to
tell you, I am going to explain before you which are the chapters which have been deducted from your syllabus. So student, first of all, note down related with prose, last two chapters, torch bearers and our Indian music, they have been deducted from your syllabus. Now there are only 4 topics in your syllabus. Okay, first, second, third, fourth: the enchanted pool, a letter to God, the Ganga, and Socrates. Okay, so you will read all these 4 chapters for your annual examination and for your coming exam and test. And as far as poetry part is concerned, last poem, the Nation Builders, will be removed from your syllabus. And in supplementary, last story, my greatest Olympic prize, that one is also deducted from your syllabus. So 2 chapters, 1 poem, and last 2 chapters, last 1 poem and last 1 story, these chapters have been deducted from your syllabus. Now you don't need to prepare the notes and all these things related with the chapter. In your coming unit test and in your term examination and pre-board, all these examination, these things या these chapters will not be included. इनसे अब आपसे आगे questions put up नहीं किए जाएंगे. So and now come to the topic, जैसे our recent topic, अब हम इस पे focus करेंगे. So student, as narration is concerned, in my previous video lecture I told you what is the meaning of narration and how we are going to express our thought in 2 ways: in direct form of narration and indirect form of narration. And what are the basic 5 rules when we are going to transfer from direct form of narration into indirect form of narration. And the other important thing related with the narration, there are 5 types of sentences: assertive, interrogative, imperative, exclamatory, and operative. There are 5 types of sentences which we are going to transfer from direct form of mode into indirect form of narration. Okay, as far as we will ponder one by one. As far as assertive is concerned, first of all we will apply all these 5 rules related with the assertive sentence. All these things were very well explained in our previous video lecture. So student, today, before going through the chapter, I want to explain where we are not going to change 3 important rules out of 5. जो हमने 5 कॉमन रूल्स हैं, उनमें से आपके जो 2 मेन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, उनको आपको किस कंडीशन में चेंज नहीं करना. ठीक, वंस अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट दोज 5 रूल्स. फर्स्ट वाज चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब है ना. सबसे पहले जब आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं तो रिपोर्टिंग यानी इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले पार्ट का वर्ब चेंज करते हैं. ठीक, एंड सेकेंड उसमें कंजक्शन आप यूज करते हैं. कंजक्शन अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस, उसको चेक करके. और थर्ड में आप रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट चेंज करते हैं. ओके, रिपोर्टेड स्पीच सब्जेक्ट एंड देन वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच एंड फाइनली द वर्ड्स denoting place and time, place and distance. So student, in some conditions we are not going to change the tense and reporting, change of reporting verb. कुछ conditions हैं जिनमें हम आपके reported speech के verb को change नहीं करेंगे. So today in this video lecture we will explain what are the conditions where we are not going to change the tense of reported speech. Means आप conjunction change करेंगे according to types of sentence. Suppose first of all we have started assertive, so according to assertive sentence given in reported speech we will change our reporting verb and we will apply conjunction. और reported speech का subject यानी जो आपका रूल है ना, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज. तो ये फैक्टर आपके हर टाइप के सेंटेंस में अप्लाई होंगे. वेदर वी आर गोइंग टू ट्रांसफर
assertive sentence, interrogative, imperative, exclamatory or optative. But as far as verb of reported speech is concerned, we are not going to change in some condition. What are these conditions where we are not going to, where we are not going to change the verb of the sentence? They are first of all universal truth. ठीक है, universal truth. Universal truth you know, universal truth you know, शाश्वत सत्य है ना. द मैन इज मॉर्टल. वो इंडिया में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, तो मनुष्य मरणशील है. ये प्रकृति के नियम है जिसमें कोई चेंज नहीं होता. तो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, उनके टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते. एंड सेकेंड, जो हिस्टोरिकल फैक्ट होते हैं, जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स में जिस ईयर में जो हैपनिंग हुई है, जो जैसे कि आपका जो पानीपत का बैटल जिस ईयर में लड़ा गया, आप उस ईयर को चेंज नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई हियर यू आर नॉट गोइंग टू चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब. एंड हैबिचुअल फैक्ट्स, हैबिचुअल फैक्ट्स, हैबिचुअल फैक्ट्स है ना, द काउ इज जेंटल है ना, ये नेचर है. बनाना इज स्वीट. अब ऐसा नहीं है कि आप उसके टेस्ट को चेंज कर सकते हैं. तो इस तरह से वो चीज़ें चेंज नहीं होती हैं. कुछ और कंडीशंस होती हैं, जैसे जो कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में कुछ ऐसी इमेजिनेशन होती हैं कि वो ना थी, ना है, ना होंगी. ठीक, तो उनके टेंस में भी हम कोई चेंज नहीं करते, बिकॉज वो यूनिवर्सल है. वो भी एक तरीके से यूनिवर्सल है. सपोज ना आपके रिपोर्टेड स्पीच में हो कि जो इफ़ ही वर अ किंग, यदि वो एक राजा होता, तो ना है और ना उसे होना है. दैट इज़ मेयर इमेजिनेशन. ठीक, तो इस तरह की जो कोरी कल्पनाएं होती है, मेयर इमेजिनेशन होते हैं, उनके टेंस में भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं. ओवरऑल अगर कहें तो वो ये है कि जिस चीज़ के में प्रकृति की तरफ से कोई भी चेंज नहीं होता, उस टेंस के, उसके टेंस में हम भी कोई चेंज नहीं करते हैं. ठीक है, वो यूनिवर्सल ट्रूथ है. जैसे अर्थ मूव्स राउंड द सन, तो वो ऐसा नहीं कि आप चेंज कर सकते हो. ठीक, तो ग्रेविटी के रूल्स हैं, साइंस के रूल्स हैं, और नेचर के जो रूल्स हैं, लॉ हैं, और जो बाई गॉड जो भी चीज़ें डिस्क्राइब कर दी गई, पर्टिकुलर बना दी गई हैं, उस नेचर के उस ड्यूरेशन में, उसके प्रोसेशन में, उसके सेटिंग में हम कोई चेंज नहीं कर सकते. और इसलिए इस तरह के जो फैक्टर्स आते हैं आपके रिपोर्टेड स्पीच में, इन सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच. हम उसके टेंस में, उसके वर्ब में कोई भी चेंज नहीं करते. टेंस यू नो, जस्ट you keep in your mind that present indefinite is going to change into past indefinite, present continuous and past continuous. तो present is all the sentence of present is converted into past ना. present indefinite, past indefinite में present continuous, past continuous, present perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous. As far as past is concerned, past indefinite is changed into past perfect, and past continuous will be changed into past perfect continuous, and past perfect and past perfect continuous will no change. तो आपके अगर इसमें पास्ट परफेक्ट ऑलरेडी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस है, दैट इज गिवन इन पास्ट परफेक्ट सेंटेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस सॉरी, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, then you are not going to change the tense of the sentence. Okay, so these are the conditions when you are not going to change the tense of the sentence. And you will change reporting verb, you will change conjunction, and you will change subject of reported speech according to your rule you know, first person according to subject, second person. जब ये according वर्ड हम यूज करते हैं तो उसका मतलब आपको समझ में आता है. According means first person according to subject means subject, जिस रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट जिस पर्सन ने दिया है, रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन है वो सब्जेक्ट है, वो उसी पर्सन में चेंज होगा. ठीक है, दिस इज द पर्टिकुलर मीनिंग ऑफ अकॉर्डिंग. सो स्टूडेंट, दीज आर 5 कॉमन रूल्स, and with the help of these 5 common rules we are going to change the sentence from direct into indirect form and narration. And today
you have to keep in your mind that in universal truth, in historical fact, in habitual fact, in conditional sentence and in past perfect and past perfect continuous change जो है वो आपके आप टेंस को चेंज नहीं करेंगे. And some other thing, just like your proverb, you know, proverb are also based on universal truth. So your proverbs, if in reported speech proverb is given, you are not going to change the tense of the sentence. So student, keep all these things in your mind, and then we will continue our chapter from assertive into interrogative. In our next video lecture, we will start interrogative sentence, and you have to do exercise on page 167, exercise 19.3. There are 15 sentences, and first 4 sentences I am going to explain as an example before you. First sentence, Abdul said to Khalil, I want to eat some apples. So student, Abdul is a subject of reporting. It will remain same. It will remain same. And reporting verb is concerned. As far as reporting verb is concerned, as sentence given in reported speech is present indefinite tense, so it will remain said. The Abdul told Khalil. क्या बताया? A sentence is in assertive structure. So what will be the conjunction? Conjunction will be that. Abdul told Khalil that he wanted, है ना? आपका जो रिपोर्टिंग है वो पास्ट में है, तो इसका सेंटेंस बदलेगा I wanted to eat some apples. Second one, Joseph said to James, my father is going to Kanpur. Joseph told James that his father was going to Kanpur. Satya said to Arvind, I shall give you 5 rupees today. Satya told Arvind that she, है ना, first person according to subject, ठीक? तो subject is in first person and your subject of reporting is in third person. So according to Satya, it will be changed into she. It will be changed into she. Satya told Arvind that she would give him 5 rupees that day. I said to my friend, my black horse died yesterday. I told my friend that my चूँकि फर्स्ट पर्सन आपका रिपोर्टिंग का वर्ब भी फर्स्ट पर्सन में, सो I told my friend that my black horse had died. Past indefinite we change into past perfect. Had died the previous day. Yesterday is changed into the previous day. So student, you have to continue the exercise, and you have to write down in your fair copy. In our next video lecture, I will provide you answer sheet and you have to tell your exercise. Till that, have a nice day.